नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड आपदा की। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री आपदाग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह विशेष चार्टर विमान से रात 12:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री का स्वागत किया। अमित शाह सुबह 9:45 बजे के करीब कुमाऊं के आपदाग्रस्त हवाई क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने वाले हैं। शाम वापसी के दौरान वो एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। तो रात 12:30 बजे गृह मंत्री उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और आज करीब बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास वो जो आपदाग्रस्त इलाके हैं उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उत्तराखंड में जिस तरह से आपदा आई उसको लेकर भारी नुकसान हुआ है और अब गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं उत्तराखंड। हवाई सर्वेक्षण कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नुकसान कितना हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से इस आपदा से निपटा जाए। इसको लेकर एक बैठक भी होगी जब वो वापस दिल्ली की तरफ होंगे। लेकिन रात को 12:30 बजे जब वो पहुंचे तो वहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, अनिल बलूनी वहां पर मौजूद थे और सभी ने उनका स्वागत किया। आज बताया जा रहा है कि जो आपदाग्रस्त इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, उसका हवाई सर्वे करेंगे गृह मंत्री और उसके बाद एक बैठक भी करने वाले हैं जिसमें ये पता करेंगे कि आखिर कितना नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा लगातार यहाँ पर बढ़ा है और अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आपदा ने बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर दिया है, कई लोगों की जानें ले ली है। अब गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं उत्तराखंड। आज किस तरह का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है आपदाग्रस्त इलाकों में हवाई सर्वे भी करेंगे। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिसका सर्वे गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल नीलू, 9:45 बजे यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत रहेंगे। खासतौर पर नैनीताल और चंपावत और उधम सिंह नगर का जो इलाका है, 3 डिस्ट्रिक्ट का हवाई सर्वे करने वाला है। लगभग ये हवाई सर्वे 1.5 घंटे के आसपास का होगा, जिसमें गृह मंत्री पूरे इलाके का सर्वे करेंगे कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। और वहां पर सर्वे के बाद फिर गृह मंत्री वापस जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आएंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे 12:15 बजे मीटिंग रखी गई है। 1 घंटे की ये मीटिंग रहेगी। इस मीटिंग में सभी अफसर मौजूद रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और फिर गृह मंत्री क्या निर्देश देकर जाते हैं कि सेंटर की तरफ से और किस तरह की हेल्प की जरूरत उत्तराखंड को इस आपदा के वक्त पर है, ये सारी बातें उस बैठक के दौरान आएंगी। खबर ये भी है कि मीडिया को अलाउड किया जाएगा उस बैठक के दौरान। तो तब ये पता लगेगा कि गृह मंत्री का आकलन किस तरीके का रहता है और सेंटर से क्या क्या मदद यहाँ पर राज्य मांगता है। इस दीपांकर, लगातार हमने देखा कि लगातार केंद्र भी जो उत्तराखंड में आई आपदा थी उस पर नजर बनाए हुए था। अब तो खुद गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो लोगों को बहुत जल्द राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अभी तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहे नीलू, तो अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार ने पूरी तरह से कोशिश की है कि जल्द से जल्द राहत मिले। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नैनीताल के एक खास इलाका जो रामगढ़ वाला इलाका है, वहां पर अभी कुछ लोग दबे हुए हैं। 52 लोगों की अभी तक इसमें डेथ हुई है। तो सरकार की तरफ से कोशिश जरूर है कि रेस्क्यू टाइम पर हो, सड़कें जो टूटी हैं वो सही की जाए, ताकि वहाँ समय पर चीजें पहुंच पाए, समय पर राहत पहुंच पाए। बिल्कुल, और केंद्र और राज्य का समन्वय है, इसलिए गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। जितनी ज्यादा यहां पर मदद मिल सकती है उत्तराखंड के लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर नैनीताल में आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। नैनीताल आज फिर से यहां पर रेस्क्यू होगा। रामगढ़ के झुतिया सुकुना में रेस्क्यू किया जाएगा। आज भी जारी है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन। झुतिया में मलबे में अब भी 9 लोग दबे हैं, अब तक नहीं निकाले जा सके हैं शव। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है और आज भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। सुनील पकड़ आगे साहब, हट गया बस उसको लाओ। तस्वीरें हम ये भी दिखा रहे हैं किस तरह से आपदा आई और न्यूज 18 लगातार उन जगहों पर, कठिन रास्तों पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हमने देखा कि लगातार आपदा ने बड़ी मुसीबत खड़ी की है। केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय लगातार जारी है, मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है नैनीताल में अब भी कई ऐसी जगह जहां पर रेस्क्यू चल रहा है और आज भी ये जारी रहेगा।
बिल्कुल नीलू, जिस तरह से अगर हालात बने हैं, अगर बात करी जाए रामगढ़ वाले इलाके की, कल जब हम उस इलाके में गए तो वो सारी चीजों को हमने बड़े करीब से देखा है। और पूरे इलाके में अगर बात करी जाए तो ग्रामीण मार्ग वहां अभी भी बंद हैं, और दूध पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव उन इलाकों में है। हालांकि जो इलाके में मलबे में 9 लोग दबे हैं, वहां पर रेस्क्यू अभियान कल से जारी है, लेकिन कुछ शवों को अभी बरामद वहां पर कर लिया गया है, लेकिन हम्म। नेटवर्क इंटरनेट वहां पर नहीं है। इसके अलावा जो मोबाइल फोन है वो पूरी तरीके से बंद है, बिजली नहीं है, तो दिक्कतों का सामना उन इलाकों में करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि आज शाम तक सारे जो 9 लोगों की दबे होने की जहां पे खबर है, हम्म। सुकना वाला इलाके में, वहां से उन सारे शवों को रिकवर कर लिया जाएगा। और इसके अलावा बोराकोट से कल 2 शव बरामद कर लिए गए थे, तो ये कहा जा सकता है कि आज रेस्क्यू अभियान का जो पानी भी जो नालों में बह रहा है या गधेरों में बह रहा है वो कम होगा, उससे काफी मदद मिलेगी। हालांकि ठीक। अब सरकार के आगे चिंता इस बात की है कि जो सड़कें टूटी हैं उनको कैसे रिस्टोर बिल्कुल, किया तो जाए, आपदा जो के बाद मकान। जो दिक्कतें आई हैं अब उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रीनगर गढ़वाल के निकट चारधाम में बद्रीनाथ हाईवे पर रुक रुक कर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा ऐसे हो सकता है। वहीं मलबे के कारण वन वे हुए हाईवे पर घंटों जाम लगा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे के वन वे होने के कारण आगे निकलने की होड़ में फंसी रही गाड़ियां और यहां पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि सकरे हाईवे को जल्द अब चौड़ा कर लिया जाएगा। लोगों को भी थोड़ा जवाबदेही बनती है। वो लोग अगर पेशेंस रखें, एक लेन में सब मेंटेन करें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक चलता रहेगा। 3-3 4-4 लेन लग जाएंगे, कैसे सामने वाला ट्रैफिक अंदर आ ही नहीं पाएगा सर। लैंडस्लाइड आने की वजह से जो सड़क की चौड़ाई है, जितना यात्रा मार्ग खुलना चाहिए था उतना नहीं खुल पा रहा है, इसलिए वन वे ट्रैफिक को अभी प्राथमिकता दिया जा रहा है और चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई किया जाएगा। इसके लिए एनएच जो विभाग है नेशनल हाईवेज वो अपना कार्रवाई कर रहा है। और पौड़ी में बारिश के कारण देवप्रयाग ऋषिकेश स्टेट हाईवे पर भू धंसा हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है। पीडब्ल्यूडी दफ्तर के पास अचानक हुए भू धंसाव से आधी सड़क भरभराकर ढह गई। इसकी वजह से सड़क के छोटे हिस्से से केवल छोटे वाहन ही निकल पा रहे हैं। ऐसे में बड़े और भारी वाहनों के लिए सर्किट हाउस से कंडोलिया और फिर बुआ खाल होते हुए उन्हें भेजा जा रहा है। वहाँ स्वयं निरीक्षण किया है और छोटे वाहन उसमें निकल रहे हैं, बड़े वाहनों को निकलना संभव नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पर स्लाइड बैरियर लगा रखे हैं। साथ साथ पुलिस फोर्स भी वहाँ पर लगाया गया है। और पहाड़ में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें अभी भी बंद है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे अभी भी जोशीमठ बद्रीनाथ के बीच 3 स्थानों पर बंद है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में फंसे यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, जिसको बीआरओ खोलने का काम कर रही है। बीआरओ द्वारा मारवाड़ी और हाथी पहाड़ क्षेत्र के लामबगड़ और खचरा नाला के पास हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन टैया पुल के पास अभी भी भारी मात्रा में मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसे हटाने का काम बीआरओ की मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। और हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने लक्सर क्षेत्र के चंद्रपुरी गांव के पास बने क्षतिग्रस्त तटबंध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तटबंध की मरम्मत की दिशा निर्देश दिए। भारी बारिश से तटबंध में हल्की दरारें आ गई हैं, जिसकी मरम्मत का कार्य अब यहां पर करा दिया गया है। और उत्तराखंड में आफत की बारिश ने जहां बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, वहीं किसानों को भी बड़ा झटका दिया है। खेतों में धान की फसल की कटाई चल रही थी, अचानक बारिश ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। धान की फसल कटाई थी तो अचानक से बारिश आई है, काट रहे थे, संभालने का मौका नहीं मिला, कुछ नहीं, उसके कारण हमारी फसल खराब हो चुकी है। तो हाथ जोड़ के सरकार से गुजारिश है कि हमारी कुछ मदद करे। हम लोग इसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। और पिछले दिनों हुई बारिश ने नई टिहरी शहर का बोराड़ी स्टेडियम एक बार फिर से तालाब में तब्दील हो गया। नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ा है। नई टिहरी शहर के एकमात्र बोराड़ी स्टेडियम में पानी की निकासी नहीं होने से बारिश से स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया, लेकिन प्रशासन और पुलिस द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
और बारिश के चलते टेहरी में बोटिंग व्यापारियों और कैंप कॉटेज मालिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों को ऋषिकेश में ही रोक दिया गया, जिसके चलते एडवांस बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी और कैंप कॉटेज मालिक और बोट कारोबारियों को पैसे भी लौटाने पड़ रहे हैं। तौर से बहुत सारे पर्यटक हैं जिनकी 50% से अधिक एडवांस बुकिंग है और हम लोगों ने उनके कमरे की रोका हुआ, उनका एडवांस खाना तैयार भी किया हुआ है, किंतु अचानक वो लोग रुक गए, जिससे कि वो लोग अपना एडवांस पैसा वापस मांग रहे हैं। हमें दोहरी मार हमारे ऊपर भी पड़ रही है और वो पैसा हमें वापस करना पड़ रहा है। और अल्मोड़ा जिले में सस्ता गल्ला विक्रेता पिछले 2 माह से हड़ताल पर है, जिससे ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा। आपदा के कारण गरीब लोगों के सामने राशन की समस्या आ गई। सड़कें बंद हैं, सस्ता राशन नहीं मिल रहा। न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम ने जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों से राशन वितरण करवाने के अब निर्देश दिए हैं। ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न जो क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करते हैं उनकी सहायता ले लें। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी इत्यादि की सहायता लेते हुए सभी जगह पे एलिजिबल राशन कार्ड धारकों को जितना भी ड्यू राशन है, जहां जितने भी माह का अवशेष बचा है, उसको दिवाली से पूर्व वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। और कोटद्वार के पास यमकेश्वर की पहाड़ियों पर बसे कसाण और पुलिंडा गांव के विस्थापन का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। बारिश होते ही खौफ के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण जल्द से जल्द विस्थापन किए जाने की मांग पर अड़का है। बरसात में पहाड़ियों से भूस्खलन होने से ग्रामीण खौफजदा है। पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है और गांव धीरे धीरे उजड़ता चला जा रहा है। बड़े स्तर पर हुए भूस्खलन से जहां पर खेती तो तबाह हुई ही है, साथ ही घर भी जमींदोज हो चुके हैं। क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी का कहना है कि दोनों गांव को विस्थापन करने की योजना पर फिर से विचार किया जा रहा है। तो हमें किसी समय पे यही डर रहती है कि कब हमारा हादसा हो जाए, कब हमारा कुछ भी हो जाए। इधर से पहले बहुत बड़ा गांव था, तो ऐसा उठ के लोग कोई इधर उधर चले गए। इसमें कुछ हुआ ही नहीं, इतने सालों सन 75 से लड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अब आगे तो जब इतने सालों से तो उम्मीद तो खत्म हो ही जाएगी। देखिए, कोशिश में विस्थापन भी देखिए इतना आसान कार्य नहीं है, उसको हम लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। और 1-2 गांव है मेरे यहाँ, जैसे कसाण की भी बात है, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और बाबा केदारनाथ के धाम में सदियों से संत महात्माओं और नागा बाबाओं का प्रिय स्थान रहा। केदारनाथ धाम में बीते 15 वर्षों से पूरी यात्रा काल में रहने वाले नागा बाबा महंत डांडी भारती मंगलवार को ब्रह्मलीन हो गए। इसके बाद महंत डांडी भारती को संत परंपरा के अनुसार जल समाधि दे दी गई। महंत डांडी भारती अपने शरीर में भभूत लगाए, बाघंबर छाला पहने और डमरू के साथ नृत्य करते हुए तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण के केंद्र रहा करते थे। 2013 की आपदा के दिन भी वो केदारनाथ में ही और सकुशल बच भी गए थे। 5 दिन पूर्व न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि यहाँ बाबाओं के लिए कुटिया बनानी चाहिए और रहने की कमरा कुछ बनवाना चाहिए ना। कोई ऐसा हो जाए कि बाबा लोग भी रहेंगे, इतने एक कमरा 4-4, 6-6 कमरा रह जाएंगे, बाबा रह जाएंगे। ऐसा कुछ बाबाओं के लिए कुछ ऐसा बन जाना चाहिए। और उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर लापता पोर्टरों के शव बरामद कर लिए गए। लापता 3 पोर्टरों के शव बरामद किए गए। आईटीबीपी की पेट्रोलिंग टीम के साथ लाए गए थे पोर्टर। बर्फबारी के बीच टीम से बिछड़ गए थे, लेकिन अब आईटीबीपी ने तीनों शव बरामद कर लिए हैं। तो लापता पोर्टरों की अब शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है पोर्टरों के शव बरामद किए गए हैं। आईटीबीपी की टीम के साथ गए थे ये पोर्टर, लेकिन किसी वजह से बर्फबारी के बीच ये बिछड़ गए और अब इन तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और पिछले दिनों देहरादून में स्पा सेंटरों और मसाज पार्लर में अनैतिक कार्यों के चलते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वहीं अब रुड़की पुलिस ने शहर के 12 स्पा और मसाज सेंटरों को चिन्हित किया, जिनका वेरिफिकेशन चल रहा है। यदि सेंटर वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
इसमें हम लोगों के द्वारा इसमें एक वेरिफिकेशन का हम लोग कर रहे हैं। कौन लोग इसमें बिना लाइसेंस के अगर ये कोई कार्रवाई कर रहा है, अगर ये सूचना हमारे पास प्राप्त होती है या स्पा सेंटर के नाम से अगर कोई और गतिविधियाँ वहाँ संचालित हो रही हैं, उसको हम वेरीफाई करा रहे हैं। तो इनके खिलाफ भी हम, अगर कोई अवैध गतिविधियों में लिप्त है या कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहा है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई। और ऋषिकेश में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्पेशल ओलंपिक का राज्य स्तरीय चयन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें गढ़वाल, कुमाऊं और दिव्यांग खिलाड़ी बड़ी संख्या में पहुंचे। शिविर आयोजकों का कहना है कि यहां पर सेलेक्ट खिलाड़ी को प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए चयन किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड विशेष ओलंपिक में अपनी जगह बना सके। स्पेशल ओलंपिक भारत की उत्तराखंड की जो सोसाइटी है उसके द्वारा राज्य स्तरीय टीम का चयन हो रहा है। इसमें पूरे स्टेट से खिलाड़ी आए हैं। अब तक लगभग 55 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, जिनका 6 खेल हैं। इनकी टीम का चयन होगा जो नेशनल खेलने के लिए जाएंगे। तो हम आपको बता दें किस तरह से दिव्यांग लोगों के लिए एक लगाया गया है शिविर, और कहा यह जा रहा है कि यहां से जो दिव्यांग स्पेशल ओलंपिक के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और बीते 3 दिनों में पहाड़ में हो रही भारी बारिश के बाद आज चारधाम यात्रा फिर शुरू हो गई। केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल यात्रियों के लिए भी हेली सेवा भी शुरू कर दी गई है। धामों में यात्री दर्शन के लिए पहुंचने लगे। हालांकि अभी भी केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH 2 जगहों पर बंद है।